नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आपने एक नाम सुना होगा, राजीव दीक्षित। ये बंदा इतना ज़्यादा झूठ बोलता है, इसने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला रखा है। उसकी आज हम समीक्षा करने वाले हैं। उसके एक वीडियो की समीक्षा आज हम करेंगे। वैसे तो उस पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप साइंस जर्नी चैनल देखते हैं तो आप वीडियो 59, 60 और 62 देख सकते हैं। उसमें इस बंदे ने इतना झूठ बोल रखा है, इतना झूठ बोल रखा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब मैं पहले इसके कुछ झूठ दिखाता हूँ और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसने इतनी गप हाँकी है, इतनी ज़्यादा गप हाँकी है कि उसका कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है। ये क्या करता है कि कहीं से भी कोई डेटा उठाता है और उठाकर उसे इस तरह से प्रचारित करता है जैसे वो बिल्कुल सही हो, चाहे वो फेक डेटा हो या मनगढ़ंत हो। कहीं से भी वो डेटा उठाकर और उसको इस तरह से प्रचारित कर देता है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है और हम जो बोल रहे हैं ये भारत की उपलब्धि है। तो मैं उसकी कुछ वीडियो पहले प्ले करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि बंदे ने एग्जैक्टली क्या क्या बोल रखा है और फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे। और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। जिस भारतीय तो आपने सुना होगा अभी इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि 1895 में भारत ने एक विमान उड़ा दिया था और मुंबई में उड़ाया था, ये इस बता रहा है। अब इस बंदे ने यहाँ पे एक भी ऐसा सोर्स नहीं दिखाया कि 1895 में किसने विमान उड़ाया था, कब उड़ाया था, किस तरह से उड़ाया था। ये तो 1895 के लिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी घटना होनी चाहिए थी। जैसे अगर आप देखें कि 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने विमान को उड़ाया था तो उस समय ये पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई थी। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में बनी थी ये खबर। लेकिन ये बंदा क्या कह रहा है कि 1895 में कोई विमान बना था। ये बात इसी को पता है और किसी को नहीं पता है। थोड़ा सा और इसकी बात आगे सुनते हैं, फिर क्लियर होगा कि ये बताना क्या चाह रहा है। वैज्ञानिक ने ये करामात की, उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे। अब देखिए इसने नाम बताया है अभी, शिवकर बापूजी तलपदे। और स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, ये चुटिया दिख रही होगी और ऊपर से एक दूसरा फोटो दिख रहा होगा जिसमें माथे पर तिलक होगा और ऊपर से ढक्कन कुछ ओढ़ रखा होगा। और ये जो एक में दिखा रहा होगा कि ब्राह्मण टाइप का है, माथे पर लकीरें खींची हुई हैं और पीछे चुटिया लटकी हुई है। यानी कि ये एक ऐसा चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण जो हैं बहुत ज्यादा विद्वान थे। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि एक ब्राह्मण ने विमान की खोज कर दी थी। कब? 1895 में। और ये खबर किसी को नहीं पता है, इसी को बस पता है। आगे देखते जाइए, सुनिए थोड़ा सा और ये क्या बोल रहा है। और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भारद्वाज है। अब आपने सुन लिया होगा इसने क्या बताया है कि महर्षि भारद्वाज करके कोई बंदा है, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है भारत का विमान शास्त्र में। अब कितना सही है ये सब तो अभी हम लोग जांचेंगे। महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है, सबसे पुरानी पुस्तक, वो 1500 साल पुरानी है। सुना आपने? महर्षि भारद्वाज जो है उसने क्या कर रखा है, एक किताब लिख रखा है। और जो सबसे पुरानी किताब है, ये जो बता रहा है विमान शास्त्र की, वो कितनी पुरानी है? तो 1500 साल पुरानी है। यानी कि 5वीं सदी में कौन लिख रहा था? विमान शास्त्र लिखा जा रहा था। अभी ये आगे क्या बताता है, थोड़ा सा और सुन लीजिए, तब और क्लियर होगा कि भारद्वाज ने कब लिखा था। ये जो शिवकर बापूजी तलपदे थे, इनके हाथ में महर्षि भारद्वाज की वो पुस्तक लग गई, विमान शास्त्र। उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा। देखिए ये बता रहा है कि जो 1500 साल पहले वाली जो मिली है, उससे भी पहले भारद्वाज था, उसने उससे पहले लिख रखा था। फिर 1500
साल पहले किसी ने लिखा था वो उपलब्ध है। तो लेकिन तलपड़े के पास कौन सी प्रति लगी, ये महर्षि भारद्वाज वाली प्रति लग गई। तो महर्षि भारद्वाज लिखा था, किस लिपि में लिखा था, किस भाषा में लिखा था, ये यहाँ पे कोई वर्णन नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। इसको, इस गधे को तो पता भी नहीं होगा कि लिपि क्या होती है, भाषा क्या होती है, किस लिपि में ब्राह्मण लिखते थे, ये भी इस गधे को नहीं पता होगा। तो ये बताता कहाँ से, बस 1500 साल पहले। जरा सोचिए, 1500 साल पहले की कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट किसी किताब की आज उपलब्ध है? मैंने वीडियो 132 दिखा रखा है, उसमें मैंने बोरी यानी कि जो भंडारकर इंस्टीट्यूट्स है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि भारत के पास सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट भी 9वीं सदी से पहले का नहीं है। और ये क्या बता रहा है, 5वीं सदी में जो पांडुलिपि है वो इसके पास उपलब्ध है, उससे पहले भी भारद्वाज लिख लिया था, उस भारद्वाज का प्रति मिल गया सीधे तलपड़े को। अब आप लोग जानते हैं कि जो जिस किताब की ये बात कर रहा है वो किताब संस्कृत में है, और पांडुलिपियों पर संस्कृत का लेखन देवनागरी लिपि से पहले ब्राह्मणों ने तो कतई नहीं किया था, एविडेंस भी नहीं है। यहाँ तक कि 9वीं सदी का भी जो मिलता है लिखा हुआ वो संस्कृत में नहीं, उसकी लिपि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो देवनागरी लिपि का नहीं मिलेगा, और वो संस्कृत में भी बताया जाएगा लेकिन वो संस्कृत का नहीं होगा, उसके साथ मिक्सअप होगा। वो कहा जाएगा कि उसमें इन्फ्लुएंस है प्राकृत का या पाली का इन्फ्लुएंस है, इस तरह की बातें आएंगी। तो ये यहाँ पे सरेआम झूठ बोल रहा है, पूरी तरह से गपोड़ दिया इसने कि बस मिल गई है। अब इसने बक दिया है, अंधभक्त जो है खुश हैं इतने पे कि हाँ हमारे यहाँ विमान शास्त्र बन गया है। और आगे सुनते जाइए। उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के 8 अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है, 8 अध्याय। और वो कहते हैं कि 8 अध्याय में 100 खंड हैं जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है। फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे। एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उस पे इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है। ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने। माने सुना आपने, इसने अभी क्या कहा कि इंजन बन जाता है। अब ये बताएगा हमें कि कौन सा इंजन इसने बना लिया है। देश को आज़ाद हुए 72 से अब 73 साल होने को है, 73वां साल चल रहा है, और आज तक इन लोगों ने एक कोई विमान बनाया या इतिहास में कभी बनाया था? इनका काम क्या है, मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, बस बन गया विमान। अब चारों बगल मुंह से ही विमान बन रहा है। अंडभक्त आके कमेंट सेक्शन के नीचे डाल रहा है कि हमारे यहाँ तो विमान भारद्वाज ने बहुत पहले बना दिया था। कमेंट में विमान बन रहा है, मुंह से गपोड़ने पर विमान बन रहा है, लेकिन जो आसमान में उड़ते हुए दिख रहा है वो कोई मेड इन फ्रांस का है, तो मेड इन अमेरिका है, तो मेड इन रसिया है। भक्तों को टांग देना चाहिए वहां पे कि बेवकूफो गधो, जब तुम्हारे पास विमान तकनीक है, सब चीज लिख कर तुम्हारे ऋषि मुनि चले गए हैं, तो तुम गधे अंधभक्त पहले तो तुम गुलाम हो गए। गुलामी के समय में तुमने एक भी अपना जेट फाइटर प्लेन तो निकाला नहीं लड़ने के लिए। जितनी भी तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम्हारे किताबों का भी खोल के दिखाऊंगा। अभी सारे इनके किताब खोल के दिखाऊंगा, पुष्पक विमान भी खोल के दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि ये जितनी बातें कह रहा है इनकी फैक्ट चेकिंग भी करके दिखाऊंगा कि ये कितनी गपूड़ और गलत बातें और कितनी झूठ, सरेआम डकैती कर रहा है। ये तो दिन दहाड़े इसको डकैती बोलते हैं। मतलब इतना झूठ कोई बोलता है? एक गधा बोल रहा है कि इसके यहाँ विमान था ये, और 500 तरीके से बन जाता था। ये 500 तरीके से विमान बनता है। इसके पास बताइए 500 तरीके हैं विमान बनाने के, और भारत जो है अभी राफेल फ्रांस से खरीद रहा है, रसिया से अपनी मिसाइल्स खरीदता था, अपने फाइटर जेट खरीदता था। भारत के पास तकनीक नहीं है बनाने की, और इसके पास 500 तरीके हैं। वो भी 500 तरीके नहीं, वो हर विमान जो है 500 तरीके हैं और 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। मतलब 500 जो विमान है उसको अभी सुनिए आगे, ये देखिए ये बताएगा ही अभी आगे। ये 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर। 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा, मुझे देर में समझ में आई। 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के। सुना आपने, इसको देर से समझ में आया है।
और जितनी देर से इसको समझ में आया है उतनी ही जल्दी इसके अंधभक्तों को समझ में आ जाता है कि विमान बने थे। ये है इन गधों का अंधभक्तों का लेवल। इनके पास इतने तरीके बैठे हैं, बस मुंह खोला है, शब्द गपोड़ा, तरीके पर तरीके आ रहे हैं। भाई बाल्टी वाल्टी कोई अंधभक्त हो अगर कम्युनिटी में तो भैया लेकर आ जाओ, बाल्टी वाल्टी लगा दो, टपाटप अभी लपकेगा यहाँ से विमान पर विमान। ये रफाइल वफाइल जो खरीदा जा रहा है ना, वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अभी टांग के ले जाना, ले जाकर दे देना गवर्नमेंट को, भाई लो ये विमान, ये मुंह खोल दिया है, शब्द यहाँ से टपाटप विमान टपक रहा है, लेकर जाइएगा भाई। जितने यहाँ पे अभी अंधभक्त लोग आए हैं जो कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं ना मैसेज कि हमारे यहाँ विमान शास्त्र था, लेके जाना, आज पूरा दिखाऊंगा मैं, आज आज पूरा बताऊंगा मैं इनके विमान शास्त्र का, राजीव दीक्षित के विमान शास्त्र का। आके देखते जाएं। माने एक विमान बनाने के 32 तरीके, 3000 श्लोक है, 100 खंड है और 8 अध्याय है। कितना बड़ा ग्रंथ है ये। सुना आपने, ग्रंथ है, 3000 श्लोक हैं, 100 खंड हैं, बस उसी से बन गया है विमान। श्लोक हैं तो विमान बन गया है। अबे गधे, विमान बनाने के लिए श्लोक और किताब और खंड की जरूरत नहीं होती है, मटेरियल की जरूरत होती है, मेटल्स की जरूरत होती है, डिजाइन की जरूरत होती है। और ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल चीज है। बैठोगे प्रैक्टिकल बनाने तो फट के हाथ में आ जाएगी। हवा में गपोड़े जा रहा है कि 3000 श्लोक है तो 32 तरीके हैं, विमान बना के तो 500 तरीके हैं। आके देखते जाएं। इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से, और पढ़ पढ़कर परीक्षण किए, और परीक्षण करते करते 1895 में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया। देखा आपने, 1895 में सफल हो गए। कैसे सफल हो गए, कौन सफल हुए? तलपड़े ने, और उन्होंने पहला विमान बना लिया। ये इतना बेवकूफ और इतना झूठ बोल रहा है। अभी मैं कुछ रिसर्च पेपर दिखाऊंगा, और ये देखिए सपोर्टिंग ये क्या दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स। ये यहाँ पे वॉल्यूम 28 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है वाज एन इंडियन द फर्स्ट मैन टू फ्लाई, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। और आप न्यूज़पेपर्स को तो जानते ही हैं, और ये 1974 का है। तो न्यूज़पेपर क्या करते हैं कि जब भी इन्हें कुछ वैसी बात करनी होती है, आत्मा परमात्मा गॉड कुछ मिस्टीरियस टाइप का, तो आगे क्वेश्चन मार्क मार के और उसको डाल देते हैं। इसका ये हवाला दे रहा है। और ये पेपर कब का है? 1974 का। अरे गधे, अगर कोई विमान शास्त्र 1895 में उड़ रहा था तो तुझे 1895 का तो देना चाहिए था न्यूज़पेपर कि उस दिन आर्टिकल छपा था, और ये आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? जब पूरा पढ़िएगा तो पूरी इसकी पोल खुल जाएगी कि इसमें लिखा हुआ क्या है, गाना ये क्या कर रहा है। मैं कुछ भी उठा के डाल दिया इसने। और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया, और उस देखिए उड़ा के भी दिखा दिया इसने, उड़ा के दिखा दिया है। पूरा इतिहास का किताब आप पढ़ लीजिएगा, पूरा विज्ञान का किताब पढ़ लीजिएगा, पूरा दुनिया के सारे मैगजीन पढ़ लीजिएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि भारत में राइट ब्रदर से पहले या पूरी दुनिया में राइट ब्रदर से पहले किसी ने विमान उड़ाया हो। लेकिन इनने उड़ा दिया। इन गधों को तो आज तक ये नहीं पता है कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं। और ये क्या बता रहा है कि इसने विमान उड़ा दिया। मतलब ये उसमें जो प्लेट्स लगती हैं वायुयान में कि वो मटेरियल बहुत हल्का होना चाहिए। इंजन में हम कितना उसका जो मटेरियल होता है, ईंधन होता है, वो हम कौन सा ईंधन प्रयोग करें कि ये चलेगा, उससे भी मतलब नहीं। आप लोगों को तो पता ही होगा पेट्रोल की खोज कब हुई है। तो इसने जो है, अब भारत में कब पेट्रोल डीजल आने शुरू हुए हैं ये भी आपको पता होगा। उनको भी रिफाइन किया जाता था। अब इसके पास रिफाइनिंग की व्यवस्था थी कि क्या नहीं थी, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। मेटल जो होते हैं, रफ मेटल होता है, उसको प्रॉपर जो मेटल बनाना होता है, उस मिक्सअप, आजकल तो मिक्सअप तैयार किया जाता है कई सारे अलग अलग मेटल्स को मिलाकर, ताकि इतना हल्का मटेरियल बनाया जा सके जो आसमान में आसानी से फ्लाई कर सके। इसकी कोई बात नहीं है, बस ये मुंह खोल दिया है कि उसने उड़ा दिया तो उड़ा दिया है। आगे अभी सुनते जाइए। उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए। हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे। सुना आपने, ये रानाडे गए थे और ये जज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये जज थे। ये गए थे देखने के लिए, तब भी कोई खबर नहीं आई। बहुत बड़े बड़े लोग देखे थे उसका विमान उड़ते हुए, लेकिन पूरे भारत में आज तक खबर ही नहीं आई।
देश आज़ाद हो गया, इतने डायनासोर की हड्डियाँ 16-16 करोड़ साल पुरानी मिल गई, उनकी जो है ट्रेसेस मिल गए, पता नहीं कितने जीव-जंतुओं के कितने लाखों करोड़ों साल पहले के ट्रेसेस मिल गए और ये 1895 में एक खबर भी नहीं। कब उड़ाया, किधर उड़ाया और नाम देखिए कैसे सरेआम झूठ बोल रहा है कि ये गए थे, जज गए थे। अरे जज गया था तो ये अनाउंसमेंट तो करता, किसी ने तो अपने डायरी और नोट्स में लिखा होता कि हमने देखा है कि ये उड़ा है। आज तक एक सबूत, सिंगल सबूत तक नहीं मिला कि किस बंदे ने देखा, लिखा, सुना, कोई सबूत नहीं। और ये कब कह रहा है ये सारी घटनाएं इसने इधर की हैं, ये सन 2000 के बाद ये गप छान रहा है। और ये जो पेपर भी दिखा रहा था 1974 की, अब वो उसका भी अभी कारण बताऊँगा कि ये 1974 में हुआ क्या था, क्यों वो मैसेज आया था, वो भी अभी कारण बताऊँगा। पहले इसका सुन लेते हैं ये क्या बोल रहा है आगे। मुंबई हाई कोर्ट में तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए। बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके, वो गए उस विमान को देखने के लिए। सुना आपने, एक राजा भी गए थे गायकवाड़, वो भी देखे थे, ये बता रहा है। अभी देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, सुनते जाएं आगे। ऐसे बीसियों बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया। और देखिए हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी ने विमान उड़ा दिया था। ये बोल रहा है ना, इतने बड़े बड़े हाई कोर्ट के जज जा रहे हैं, राज्यों के राजा जा रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, उनके सामने दर्ज करा दिया। लेकिन आज तक भारत सरकार या किसी ने भी ऐसा एक भी सिंगल नोट्स या कोई दर्ज की है, घटना दर्ज की है? अरे इतने हजारों हजारों साल पहले की बातें दर्जित हैं और ये घटना ही नहीं दर्ज हुई। जब मीडिया, ब्रिटिश मीडिया इतनी प्रेजेंट थी, एक छोटी सी घटना उस समय हाईलाइटेड हो जाती थी, ये घटना ही किसी को नहीं पता चली। आगे सुनते जाएं। हैरानी की बात यह थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया, उसमें खुद नहीं बैठे, बिना चालक के उड़ा दिया उसको। और यह बात 1895 में हो रही है, आज की दुनिया की बात नहीं हो रही। और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया। माने वो विमान टूटा नहीं, उसमें आग लगी नहीं, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं, उड़ा 1500 फीट तक गया, फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ ने तलपदे जी को कंधों पर उठा लिया। महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए, सुना आपने, उसने उड़ा दिया और सकुशल उतार भी लिया। 150 फीट ऊंचा उड़ा दिया। वैसे तो 128 फीट उड़ाया है राइट ब्रदर्स ने, उनसे पहले 150 फीट उड़ा लिया 8 साल पहले। और इसके पास कंट्रोल था, उस पर बैठा भी नहीं, मतलब रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया था। मतलब इसने तो फ्रीक्वेंसी भी डिजाइन कर ली होगी, क्योंकि रिमोट तो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। यहाँ पे जिस ट्यूनिंग हम फ्रीक्वेंसी की करते हैं वही ट्यूनिंग वहाँ मैच होती है। तो ये तो डिजिटल सिस्टम में काम करता है। बेसिकली आपने देखा होगा रिमोट कब से आए हुए हैं भारत में। जो रिमोट है, जब टीवी आया है, टीवी भी आया तो शुरू में रिमोट नहीं था। ये जब फ्रीक्वेंसी मैचिंग का कंसेप्ट आया तब से रिमोट आया, और ये 1895 में रिमोट भी बना लिया था। ये इतना बड़ा कपोड़ू, इतना बड़ा फेंकू निकलेगा भाई। आप लोगों ने इतना गप हाँकते हुए किसी को सुना है? नहीं सुना है ना? सुन लीजिए इस गपोड़े को, देखिए कितना बड़ा गप हाँक रहा है। बोल रहा है कि रिमोट बना लिया था, बैठा नहीं और उसको उड़ा दिया और रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और सकुशल उतार लिया। भाई सकुशल उतारने के लिए रिमोट होना चाहिए, रिमोट से आप यहाँ से कमांड दे रहे होंगे। इतनी बड़ी गप आपने सुनी है? सुनते जाइए। अब इसको कोई महाराजा जो है ये देख के गायकवाड़ जो है कुछ पुरस्कार दे रहा है। इनाम की घोषणा की, एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दूंगा। और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर, उन्होंने घोषणाएं की, बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की। तलपदे जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं, मुझे पैसे की कुछ जरूरत है, आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है। तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सुना आपने, हाई कोर्ट के जज ने ऐलान कर दिया, राजा ने ऐलान कर दिया, लेकिन सबूत ही नहीं है इनके पास कि दिखा सके एक भी कि कौन से राजा ने, कौन से हाई कोर्ट का जज ने ऐलान किया था। भाई ये सब जब ऐलान करते हैं तो ये चीज़ें दर्ज हो जाती हैं, ये न्यूज़पेपर में आ जाती है, खबर में आ जाती है।
इतनी बड़ी जागीर राजा दे दिया। अरे मुस्लिम शासन काल में भी जब जागीरों का आदान प्रदान होता था, अरे उनसे भी पहले आ जाओ, गुप्त शासन काल में चले आओ, ये पाल शासन में चले आओ, हैं, चालुक्य शासन में में चले आओ। ये सब भी जब कोई जागीर किसी को देते थे तो दान पात्र बनवाते थे कि ये दान पात्र मैंने इनको जागीर में दी है, वो प्रमाण होता था। इस पे कई सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ दान पत्रों पे। और इतनी बड़ी जागीर इसको दे दिया कि और लोगों ने इतनी इतनी पैसे और संपदा दे दिए और कोई सबूत ही अवेलेबल नहीं। एक भी सबूत इसने नहीं दिखाया। पूरे इंटरनेट पे छान मारिए, पूरे सारे दस्तावेज में छान मारिए, ये जहां जहां ये लोग कहते हैं ये बात को, वहां वहां इनसे सबूत मांग लीजिए कि तू एक सबूत दिखा दे कि कौन सी जागीर किसने इनको दी थी और किसने अनाउंसमेंट किया था, किसने देखा था। ये एक सबूत ये नहीं दिखा पाएंगे। ये 1974 में जो फेक न्यूज आई थी खबरों में, अखबारों में, उसका हवाला देके ये गाथा गा रहा है 1895 का। ये इतना बड़ा गपोड़ी लाल है ये। एक सबूत नहीं है इसका। आगे अभी सुनते जाएं। तभी उनके साथ एक धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? और अब उसके साथ धोखा हो गया। पहले तो तलपड़े ये बोल रहा था कि भाई मैं बहुत सारे विमान बना दूंगा। सब लोगों ने देख भी लिया। इसने भारद्वाज का विमान शास्त्र भी पढ़ लिया था, अब बनाने भी वाला था, लोगों ने पैसे भी दे दिए। अब धोखा भी हो गया। अब धोखा क्या हो गया अब सुनिए। क्योंकि ये जितने भी धार्मिक होते हैं ये तो पहले खूब लंबी लंबी छानते हैं, खूब लंबा लंबा गप फेंकते हैं। पूरी दुनिया में जितने धर्म मजहब हैं उसमें सबसे बड़े जो झूठे और गपोड़े होते हैं यही ब्राह्मण धर्म वाले होते हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गप मैंने आज तक नहीं देखा। बाकी धर्मों में भी गलतियां हैं, मजहबों में उनमें भी गलतियां हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हुए मैंने किसी और धर्म मजहब को नहीं देखा है। अब ये इतना बड़ा कपूड़ी लाल है। ये क्या बोल रहा था अभी, सुनते जाइए अभी आगे। ये क्या धोखा हो गया क्योंकि प्रमाण तो दे नहीं पाएगा, तो अब बताना पड़ेगा ना कि भाई हम इसीलिए नहीं कर पाए। तो एक नई कहानी अब गढ़ रहा है। सुन लीजिए अब क्या कहानी गढ़ेगा ये। अंग्रेजों की एक कंपनी थी, उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके। वो आई उनके पास, तलपदे जी के पास, और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए। तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, आपके पास पैसे की बहुत कमी है, हमारी कंपनी काफ़ी पैसा इस काम में लगा सकती है, लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिज़ाइन दे दीजिए। तलपदे जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया। उस समझौता सुना आपने, रैली ब्रदर्स कंपनी आई। पहले तो इस गधे को यही नहीं पता है कि रैली ब्रदर्स कंपनी कहाँ की है। बता रहा है ब्रिटिश की है। चलो ब्रिटिश में उसने अपना सेटलमेंट किया होगा, लेकिन वास्तव में वो ग्रीक की थी। दूसरी बात कि रैली ब्रदर्स का काम विमान बनाना नहीं था, उसका काम था वो जूट उद्योग में थी। आप खबर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा रैली ब्रदर्स के बारे में। कोलकाता में जो जूट की कारोबार था ये रैली ब्रदर्स इसको देखा करती थी। अब वो बताइए जूट का जो कारोबारी है वो पहुंच रहा है तलपड़े के पास और कह रहा है कि भैया तुम अपना डिजाइन दे दो। हैं, इतना पैसा यहाँ के राजा महाराजा दे दिए हैं और वो पंडित जो तलपड़े है वो डिजाइन उसको दे देगा। हैं, वो बिना उसकी कॉपी अपने पास रखे हुए। भाई आज की डेट में भी कोई किसी को सबूत सौंपता है तो उसकी कॉपी बनाई जाती है। और जैसा कि मैं बताया था मैंने कि बहुत सारे जो दान पत्र पहले भी बनते थे तो उनकी नकल भी बनती थी, एक कॉपी भी बनती थी कि अगर ओरिजिनल वाला खो गया तो जो उसकी कॉपी है उससे काम चलाया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि उसने मांगा, एक तो पहले झूठ कारोबारी, विमान भी नहीं बनाने वाला। दूसरी बात कि इसको सारे राजा महाराजा पैसे भी दे रहे हैं। ये बताइए तलपड़े कितना बड़ा गद्दार है। अब वो था कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कह रहा है उसके अनुसार तो ये बहुत बड़ा गद्दार साबित हो रहा है। इस राजीव दीक्षित के कारण तलपड़े को तो इसने गद्दार साबित कर दिया कि यहाँ के राजा महाराजा, हाई कोर्ट के जज उसको पैसा दे रहे हैं कि बेटा तू विमान बना। लोग इतने पैसा उसको दे दिए कि हाँ भाई तू बना विमान। और वो क्या कर रहा है कि अपनी डिजाइन बेच दे रहा है। किसको बेच रहा है? तो एक ब्रिटिश को। तो ये तो सबसे बड़ा गद्दार निकला। तो ये गद्दार की महिमा गा रहा है। कौन गा रहा है? राजीव दीक्षित। तो सबसे बड़ा ये दूसरा सबसे बड़ा गद्दार निकल गया राजीव दीक्षित, जो इस तरह की गद्दारों की महिमा गा रहा है। ये गद्दारी नहीं हुई
कि आपके देश के राजा आपको पैसा दे रहे हैं कि बड़ा विमान बना, आपके यहाँ का ये जो हाई कोर्ट का जज है वो दे रहा है पैसा कि विमान बना, तू ब्रिटिश को दे रहा है डिजाइन, ये गद्दारी नहीं हुई? तो दोस्तों, इनकी बातों से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये कितने बड़े फेंकू गपोड़े होते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। जहाँ मन आता है उस देशद्रोही को भी वो उसको बताना शुरू कर देंगे कि ये हमारे यहाँ का वो है महान पुरुष है, जबकि वो गद्दार होता है। अब तलपड़े की कहानी अलग है, लेकिन इसने जो बताया उसके अनुसार ये मैं बता रहा हूँ। आगे सुनिए। में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी, इसने क्या किया, पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली, डिजाइन ले ली। और सुना है आपने, ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी आए आपसे डीलिंग करे, आपका सारा डिजाइन भी ले ले, मॉडल भी ले ले, सब चीज लेकर चली जाए, और आप गधे हैं, आपको इतना सारा पैसा मिला और आप गधे की तरह दे देंगे, और आप आपके घर अगल बगल किसी से भी बात नहीं करेंगे? आप इतने गधे हैं? ये क्या बोले जा रहा है? अबे सीधे बोल देता ना कि भारत में कोई विमान उमान नहीं था, हमने बेवकूफ बनाया है फेक न्यूज फैला फैला के। इतना खराब स्टोरी इसने बुना है अपनी इस नाकामी को दिखाने के लिए कि हमारे पास आज क्यों नहीं है। कितना झूठ बोल रहा है कि सारा लेके चले गए। मतलब कोई इंसान किसी चीज की डीलिंग कब करता है? आप गूगल को ही ले लीजिए, और ब्राइन पेज और लैरी, तो ये जो ब्रदर्स थे, ब्रदर्स तो नहीं थे खैर, दोस्त हैं, पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी में इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था गूगल का। तो जब इन्होंने बना लिया गूगल, तो इनके पास ना फंड की कमी हो गई, तो कई सारे लोग निवेशकर्ता आए, उनने कहा कि मुझे अब इसका चेयरमैन बना दो, मुझे ये सौंप दो, आप लोग भी रहो और मुझसे शेयर ज़्यादा इसका बेच दो, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो फंडिंग की कमी होती है तभी कोई अपना डॉक्यूमेंट शेयर करता है या फिर पैसे लेता है। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और पैसे पर दूसरों को बेची भी है। तो ये इस बंदे को किस चीज़ की कमी थी, तलपड़े को? जब इसको सारे राजा पैसा ही दे रहे हैं, इतने लोग पैसा दे रहे हैं, तो इसको किस चीज़ की कमी थी कि इसने उसके साथ वो समझौता कर लिया? और क्या समझौता किया कि हम सब चीज़ आपको दे देंगे? मतलब कि इसने गद्दारी कर दी राजाओं के साथ कि भई आप लोगों ने जो पैसा दिया है हमको विमान बनाने के लिए, हम दे दे रहे हैं विदेशियों को ये सारा चीज़। गद्दार हो गए हम। तो ये इतना एक तो पहले इतना खराब कहानी बनाया है, दूसरा चीज़ कि इसने तलपड़े को भी गद्दार साबित करवा दिया सबके सामने। आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझिए। तीसरी बात कि वो इतना गधा था कि सब चीज़ दे देगा, कॉपी भी नहीं रखा। आगे सुनिए अभी, इसकी कहानी और सुनते जाइए, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई, और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई। और अब ये यहाँ बताएगा नहीं आपको कि समझौता क्या हुआ था। अबे भारत में जैसे जगदीश चंद्र बसु भी थे, वो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी पेड़ पौधों में जान होती है, उसको सुन सकते हैं, उसके लिए एक चीज़ डिजाइन की थी। तो उनको सब लोग जानते हैं। उनको कभी आपने सुना है कि वेद पुराण पढ़ के भारद्वाज विमान शास्त्र और कौन शास्त्र या फिर कौन से गपोड़ लीला पढ़ के उसने खोज की? नहीं, क्योंकि वो सही में वैज्ञानिक थे। जो सही में वैज्ञानिक होता है वो कभी भी नाम ही नहीं लेगा किसी धर्म ग्रंथ का कि मैंने ये पढ़ा तो इसमें से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर उसका मन है रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने का, पढ़ लेगा, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि उसको पढ़ के मैंने बनाया है। लेकिन ये तलपड़े जो है कभी भी था ही नहीं, कभी ना कोई वैज्ञानिक था, ना कोई ये साइंटिस्ट था। अगर होता तो इस तरह की फर्जी बातें ही नहीं आती। दूसरी बात कि जगदीश चंद्र बसु की जो बातें आई, खोज आई, वो सबको दिखी, उन्होंने तो किसी को बेचा नहीं, उनको तो किसी ने फाइनेंस भी नहीं किया, फिर भी उन्होंने बेचा नहीं, उन्होंने बनाया उसको। और इसको जब फाइनेंस भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, फिर भी दे दिया। अरे कौन सा समझौता किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि अपना सारा उठा के उसको दे दिया? ये क्यों नहीं बता रहा है? ये सीधे एक लाइन में बोल देता है कि तलपड़े ने गद्दारी कर दी तुझसे, तुझसे ही तो गद्दारी किया होगा, तू लोग पैसा दे रहा था और उसने सारा सामान उठा कर बेच दिया रेली ब्रदर्स को, रेली ब्रदर्स ले गया। अब भूल गया क्या होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ अदालत में जाती थी तो सारी चीज़ लिखा पढ़ी होती थी। आप कोई भी समझौता करते थे, आज भी होता है ये चीज़। भाई स्टाम्प लगता है आपका, आप कोई भी समझौता करेंगे तो वो कानूनी दायरे में लिया जाता है। और इतना बड़ा डील किया, पूरी दुनिया का खबर, वो किसी को पता नहीं चला, और उसने उठा के रेली ब्रदर्स को दे दिया। रेली ब्रदर्स जाकर वहाँ भूल गया। इतना गधा है ये इंसान, गपोड़ी लाल। सुनिए इसकी और कहानी आगे क्या बता रहा है ये। वही ड्राइंग और वही डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई,
फिर अमरीका सुना आपने? पहले लंदन गया, लंदन से अमेरिका पहुंच गई। कैसे गई ये कुछ नहीं बताएगा, ये कुछ नहीं बताएगा ये। और आगे सुनिए। में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई। फिर राइट ब्रदर्स ने वो सुना, राइट ब्रदर्स में आ गई। राइट ब्रदर्स तो बेचारे गरीब लोग थे, हैं वो कोई विमान की कंपनी भी नहीं थी उनकी कि वो किसी के डिजाइन कर देंगे। कितना झूठ बोल रहा है, इतना भी कोई झूठ बोलता है? मैं सच कहूँ तो मुझे तो किसी भी ब्राह्मण की, राजीव दीक्षित है ना ये दीक्षित, मुझे किसी भी ब्राह्मण की बात अगर वो बोलता है एकदम सही भी बोल रहा हो तो मैं 50 बार सोचता हूँ कि भाई ये सही भी बात को चेक कर लिया जाए कि सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ऐसे ही दीक्षित टाइप के जो गपोड़े होते हैं, इनके कारण ही सबसे विश्वास उठ जाता है। ये इतने झूठे और मक्कार होते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। सुन रहे हैं आपने कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है ये? आगे और सुनिए। विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया। और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता, सिर्फ चालाकी आती है। सुना आपने? अंग्रेजों को, ब्रिटिश को, अमरीकियों को कुछ नहीं आता है, केवल चालाकी आती है। और सारा ज्ञान इस गपोड़े को आता है। ये बना बना के सारा सप्लाई कर देता है। विमान बना लिया था इसका तल पड़े और इसने सप्लाई कर दिया, गद्दारी कर दी देश के साथ। उठा के अमरीकियों को, ब्रिटिश को बेच दिया इसने। ये गद्दार ये बता रहा है आपको कि उनको कुछ नहीं आता है, सब हम ही ने दिया है उनको। उनके पास ना ज्ञान है, ना उनके पास कोई आधार है। सुना आपने? जो फॉरेनर्स हैं, जो जितना भी पश्चिम का जो साइंस है, जिस साइंस की मदद से ये माइक्रोफोन इस्तेमाल कर पा रहा है और इंटरनेट पर और यूट्यूब पर इसकी वीडियो आ रही है, ये सब इसके बाप ने खोज रखी है। ये तो ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की और फॉरेनर्स की खोज ही नहीं है। सारा का सारा इसके बाप ने यहाँ खोज रखा हुआ था। वो तो अंग्रेज और उनको चालाकी आती थी, सब उठा के लेके चले गए। आगे सुनिए। उनको एक ही चीज आती है, चालाकी। और चालाकी में वो नंबर 1 है। किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले, उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो। अगर सुना आपने? प्रकाशित कर दो अपने नाम से। राइट ब्रदर्स ने तलपड़े को लिया और अपने अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। इस गधे को पता भी नहीं है कि तलपड़े के विमान में तलपड़े जो बनाया था, जो जिसको ये बता रहा था कि ये रिमोट कंट्रोल से उड़ाते थे, लेकिन जब आप राइट ब्रदर्स का देखेंगे, ग्लाइडर, वो विमान नहीं था, ग्लाइडर था। उसमें वो दोनों बैठ कर और उसको दिखाते थे कि हम उड़ा रहे हैं। उसमें वो बैठ के जाते थे, रिमोट कंट्रोल नहीं था उस समय। तो ये कैसे फर्जी बात कर रहा है कि उसका उसने उठा के कॉपी कर लिया? एक तरफ रोबोटिक्स की बात हो रही है, दूसरे तरफ जो है वो रोबोटिक सिस्टम भी नहीं है, वो मैनुअल सिस्टम काम कर रहा है। दोनों का सिस्टम ही अलग है। ये इतना बड़ा झूठा और गपोड़ी लाल है। और क्या बता रहा है? इसकी बातें तो सुनिए कि उन लोगों को कुछ आता ही नहीं है, बस इन्हीं का उठा के वो अपने नाम से प्रकाशित करा लिया है। आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था। अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए। और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद, उसका उस कंपनी को हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी और बाद में तलपदे। सुना आपने? अब ये इसको लड़ाई करना है किससे? रैली ब्रदर्स से, कि उसने ले जाके वहां दे दिया, वहां दे दिया। अबे गधे, तेरे पास एक सिंगल सबूत है? पहले यही तो सबूत दिखा दे कि तूने 1895 में किसी तलपड़े ने कोई विमान उड़ाया था। पहले इसका तो सबूत दिखा दे। रैली ब्रदर्स ले गया कॉपी की, क्या कर लिया, वो कर लिया, समझौता हुआ, उसकी कॉपी है तेरे पास? इसके पास कुछ नहीं है। इसके पास बस एक मुंह है, खा खा पी कर आता है और रोज गपा गप गप हाँकता है। इसकी पूरी खेती ही चलती थी गपा गप गप हाँकने से। और हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, इसकी मृत्यु भी हुई
तो इसकी फेंकूपन की वजह से हुई। ये दिन-रात आयुर्वेद का प्रचार करता था और इसने दिन-रात ऐलान कर रखा था कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ कूड़ा होती है, ये होती है। अगर इलाज करा लिया होता तो बच भी जाता। इसको डायबिटीज़ की बीमारी थी और भी 50 तरह की बीमारी थी। इसको बीपी भी था, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी, कई तरह की बीमारियाँ थी। लेकिन अपनी ज़िद के कारण कि हमने तो कह रखा है कि विदेशी जो दवाइयाँ होती हैं वो खराब होती हैं। तो उसमें इसको हार्ट अटैक आया तो अ, उस समय रामदेव जो थे उन्हीं के अंडर में ये प्रचार करता था आयुर्वेद का, तो उन्होंने इसको हॉस्पिटलाइज़ भी किया था अपोलो वगैरह में। वहाँ से थोड़ी देर के लिए इसकी जान बची। जब जैसे ही उठा देखा कि अच्छा अंग्रेज़ी हॉस्पिटल में हम भर्ती हुए हैं, तो फिर उसको ख़्याल आया कि यार मेरी तो सारी इज़्ज़त ही डूब जाएगी कि ज़िंदगी भर मैं जिसको गाली देता रहा वहीं से जान बचा रहा हूँ। तो वहाँ से कहानी बनाकर फिर घर भागा। घर भागा तो जाके वॉशरूम में उधर ही निपट गया। वहीं भर्ती रह गया होता, बच गया होता। जैसे बालकृष्णन जी जो हैं आयुर्वेद के, यही बाबा रामदेव के, उसके बाबा तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि रामदेव भी रह-रह के ऐसी नौटंकी करते रहता है कि उसे बाबा भी कहना बहुत मुश्किल है। तो वो भी हॉस्पिटलाइज़ होते रहता है अंग्रेज़ी हॉस्पिटल्स में, अपोलो वगैरह में, तो जान बच जाती है। तो इस कारण से इसकी जान भी गई थी। अब इसके जो चेले हैं, वो बार-बार ये प्रचारित करते हैं कि नहीं-नहीं हमारे तो राजीव दीक्षित जी को किसी ने हत्या करा दी। अबे घंटा हत्या करा दी, हैं? जिस बंदे को इतनी बीमारी हो और जो दवाई इलाज नहीं करा रहे हो। बताइए बीपी मापने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट आज तक किसी आयुर्वेद ने खोजा है? ब्लड ब्लड में कई तरह के ब्लड होते हैं, आयुर्वेद ये बात जानता है? कतई घंटा नहीं जानता है। वो तो जाँच भी नहीं कर सकता है अलग-अलग तरह के ब्लड, ओ पॉज़िटिव है कि ए पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है कि क्या है, कुछ नहीं जानता, घंटा नहीं बता सकता है, बीपी तक नहीं नाप सकता है। ये सारी चीज़ें एलोपैथी में ही पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद बहुत खराब है। आयुर्वेद जो है अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप घर में बैठकर आयुर्वेद दवा ले सकते हैं, धीरे-धीरे करके हो सकता है ठीक भी हो जाए। तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि इमरजेंसी में आयुर्वेद बहुत फ़ायदेमंद है, तो ये पूरी तरह से झूठ है। अभी किसी का पैर टूट जाए तो वो नहीं काम करेगा आयुर्वेद। वहाँ पे एलोपैथी आपको सर्जरी में ही जाना पड़ेगा या फिर बैंडेज वगैरह कराना पड़ेगा, वो एलोपैथ में ही आता है। तो आगे खैर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये इतना बड़ा कपोड़ी लाल निकला, इतना इसने झूठ फेंक रखा है। हाँ, इतना इसने झूठा गप हाँक रखा है, ये कंपनी, वो कंपनी लेके चली गई विमान की, तो ये नहीं हो पाया, तो वो नहीं हो पाया। ये पूरा का पूरा बवंडर इसने झूठ बोल रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सबूत दिखाता हूँ, जिससे इसका पूरा खेल ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक रिसर्च पेपर दिखाना चाहूँगा 1974 का। हुआ क्या था कि 1974 में पहले पूरी घटना आप सुन लीजिए। 1959 में एक किताब आई थी भारद्वाज विमान शास्त्र की। तो उस किताब में यही सब कुछ-कुछ फालतू बातें लिखी थी और आपको याद होगा 1903 में रैली ब्रदर्स उड़ा चुके थे विमान को। तो उसके बाद से भारत में एक ऐसी भी टीम है जो क्या करती है, ब्राह्मणवादी टीम है, जिसको आर्य समाज कहा जाता है। इसका काम क्या है कि जब भी कुछ विज्ञान में खोज हो पूरी दुनिया में, तो इनकी पूरी टीम जुट जाती है ये दिखाने के लिए कि कैसे भी करके हम ये दिखा दें कि ये सब चीज़ें ना हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। तो एक सुब्बा राव शास्त्री नाम का एक आर्य समाजी था, उसने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। उसने क्या किया कि 1919 के करीब में और 1922 के करीब में उसने यही सब फालतू-फालतू चीज़ें लिखनी शुरू कर दी विमानों के बारे में, चूँकि 1903 से तो विमान उड़ने शुरू हो गए थे, ग्लाइडर वगैरह बनने शुरू हो गए थे। पूरी दुनिया में ये चीज़ें बन रही थी। पर ऐसा नहीं है कि 1903 से ही बन रही थी, उससे पहले भी आप चले जाइए 1880 में, तो उस समय जो थॉमस अल्वा एडिसन वगैरह थे, वो लोग गुब्बारे में बना के उसको उड़ाने की कोशिश करते थे। वहाँ पे 18वीं सदी में भी, 19वीं सदी में भी, यहाँ तक कि 15वीं सदी के जो दा विंसी थे, लियोनार्डो दा विंसी, उन्होंने ग्लाइडर की स्केचिंग भी बना रखी है। वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, तो उन्होंने बना रखी थी। उन्होंने ही एक जो अपराधी था, जो जेल से छूट कर आया था कारागार से, उस अपराधी को बैठाकर उसका चित्र बनाया। वही चित्र आजकल जो जीसस हैं ईसाई में, उनका चित्र माना जाता है। उन्होंने ऐसी कल्पना की कि जीसस ऐसे ही रहे होंगे और जो चित्र बनाया, वो चित्र वास्तव में एक सज़ा काट कर आ रहा था मुजरिम, उसका था। तो दा विंसी की कहानी अलग है, उस पर हम कभी और देखेंगे।
तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। जो 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया, वो अचानक से नहीं बना था, उसकी बैकग्राउंड बहुत पहले से थी। इनके यहाँ क्या था कि जैसे ही उड़ा, बस श्लोक में उसको लिख दो, कहानी लिख दो, श्लोक में, संस्कृत में लिख दो, बस हो गया, उड़ गया। प्रैक्टिकल बनाकर तो कुछ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुँह से ही तो गप उड़ना है कि हमारे यहाँ था, बस था। तो वही सुब्बा राव शास्त्री ने कहानी गढ़ी थी। क्या कहानी गढ़ा? वो इस रिसर्च आर्टिकल में आप देख सकते हैं, मैं इसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा जो है सुब्बा राव शास्त्री का ही है। उसने क्या किया था, आप वैसे भी अगर ये टाइप करेंगे ना, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिका शास्त्रा, तो ये मिल जाएगा रिसर्च पेपर। आईआईएससी बेंगलुरु ने 1974 में एक रिसर्च करवाई थी और गवर्नमेंट ने कहा था, और आप जानते हैं कि आईआईएससी बेंगलुरु इंडिया के टॉप 10 में हमेशा ही इंस्टीट्यूट रहा है रिसर्च के फील्ड में और बहुत सारे फील्डों में, टेक्निकल फील्ड में। तो वहाँ की जो एरोनॉटिकल वो है, ब्रांच है, और जो मैकेनिकल ब्रांच है, इन दोनों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया था। इसमें एच.एस. मुकुंद, एस.एम. देशपांडे और इस तरह के टोटल 5 लोग इस रिसर्च में शामिल थे। तो इसी ने इस पर पूरा अच्छी तरह से रिसर्च किया। ये रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसकी रिसर्च की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 1959 में जो विमान शास्त्र की किताब आई, उसने ये दावा किया जाने लगा कि आज से हज़ारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था। फिर 1973 में अंग्रेजी में किताब आ गई और उसमें ना बहुत सारे डिज़ाइन बना दिए गए विमान के। जो आजकल आप देखते हो ना कि विमान में न तो पंखा होता है, ना उसके विंग्स होते हैं, बस ऐसे ही सीधे-सीधे ऊपर उड़ जाता है, जैसे एलियन वाली मूवियों में आते हैं विमान, उस तरह के अलग-अलग डिज़ाइन। तो वैसी चीज़ें आने लगी, तो जब से 73 में आई तो और बवाला बढ़ा। तो फिर 74 में गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया इस पर रिसर्च कीजिए और देखिए क्या इसकी सच्चाई है। तो वही 74 में रिसर्च करके ये पेपर पब्लिश्ड की गई और ऐरे-गैरे जगह पे नहीं पब्लिश्ड हुई है। ये हुई है साइंटिफिक ओपिनियन में। आप इसके जब नीचे यहाँ पे आएँगे देखेंगे, साइंटिफिक ओपिनियन आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये देखिए 1974 की रिसर्च पेपर है। तो इस पेपर में पूरे डिटेल से दिखाया गया है कि ये जो सुब्बा राव शास्त्री था, इसने खुद ही लिखा था सारी चीज़ें और ले जाकर अलग-अलग जगहों पर बाँट आया था और फिर अनाउंसमेंट किया ना कि उसे सपने में उसके गुरु आए हैं, क्या आए हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ-वहाँ भारद्वाज की पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, भारद्वाज के द्वारा लिखी हुई, तो मैं कलेक्शन के लिए जा रहा हूँ देश यात्रा पर। फिर गया घूम-घूम के हर जगह से अपनी ही पांडुलिपि उठवा के लाया और उसी को उसने प्रदर्शनी लगवाई। वही किताबें छप-छुप के 1959 में आई। हालाँकि ये मर गया था, 1946 के करीब में ही मर गया था ये, तो उसके बाद वो किताब आई थी। तो वही जब रिसर्च हुआ ना 1974 में, तो सब लोगों ने जाकर पता लगाया, तब पता चला कि अच्छा उन उन पांडुलिपियों पर या तो इसके हस्ताक्षर थे या इसका जो पीए था उसके हस्ताक्षर थे। तो देखिए इसमें लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, एक-एक चीज़ आपको वैमानिका शास्त्र का या विमान शास्त्र का सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये देखिए 1944 में दिखाया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन वीवीएस दैट later another transcript was found in Pune with a signature and dates गो वेंकटाचल शर्मा। तो देखिए ये 1919 9/8/1919 का वो था कि उस समय गो वेंकटाचल के नाम से सिग्नेचर भी था उस पांडुलिपि पे। उसको इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि ये भारद्वाज के द्वारा लिखा हुआ बहुत पुराना है। और वही जब जाँच हुई तो पता चला कि ये सब खुद लिखे हुए थे और झूठ-मूठ का फर्जी प्रचारित कर दिए थे। कि ये भी भारद्वाज के द्वारा लिखा हुआ है। भारद्वाज-वारद्वाज के द्वारा नहीं लिखा हुआ था, ये सब खुद लिखे थे। और डिज़ाइनिंग कहाँ से करवाए थे, जो छोटे-मोटे जो चित्र वगैरह थे, तो वहीं पे एक पॉलिटेक्निक में विदेशी था, अंग्रेज था, तो वो पढ़ाता था डिज़ाइनिंग का, उसी को लेकर और डिज़ाइन छोटा-छोटा बनवा लिया था। वही उसमें लिख दिया था। तो ये पूरा इनका इसमें भंडाफोड़ किया गया है और जो ये तलपड़े की बात कर रहा था ना, कि तलपड़े ने विमान उड़ा दिया था, तलपड़े ने विमान उड़ा दिया था, वो पूरी तरह से फेक न्यूज़ था। टोटल फेक न्यूज़ था। वो भी इसमें लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। हाँ, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा ठीक बीच में। ये लिखा हुआ है डॉक्टर तलपड़े ऑफ बॉम्बे ट्राई
to make models under the गाइडेंस ऑफ शास्त्री जी। सुना आपने? शास्त्री जो डॉक्टर टलपड़े बनाना चाह रहा था, ट्राई किया था, प्रयास किया था। फिर आगे क्या लिख रहा है? बट दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग एनी ऑफ देन फ्लाई। उसमें से वो किसी को भी नहीं उड़ा पाया था, सफल नहीं हो पाया था उड़ाने में। साफ साफ इस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। ऐरा गैरा जगह का नहीं है ये कोई राजीव दीक्षित जैसा गपोड़ी का ये पेपर नहीं है। ये आईआईसी बेंगलुरु का, और वो भी साइंटिफिक ओपिनियन में छपा हुआ रिसर्च जर्नल पेपर है, जो साफ साफ कह रहा है कि तलपड़े ने कभी भी ये विमान नहीं उड़ा पाया, बना ही नहीं पाया। इसने अभी क्या गप फेंकी थी कि 1895 में ही उड़ा दिया था और रिमोट कंट्रोल बना लिया था, उड़ा दिया खुद से और उसको उतार भी लिया। और राइट ब्रदर्स 128 फीट उड़ाए थे, तो इसने 150 फीट ऊंचा उड़ा लिया। देखा था आपने कितना बड़ा झूठ बोला था। और इसके जो चेले हैं राजीव दीक्षित के, ये आके कमेंट सेक्शन में क्या गाना गाते हैं कि तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग ये हो। अबे गधो, सच बोलना अगर देशद्रोह है तो मुझे देशद्रोही भी कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तुम लोग जो फालतू की नौटंकी करते हो ना कि विमान बना लिया था, ये बना लिया था, और राजीव दीक्षित की वीडियो देखो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे लिए ही दिखा रहा हूँ, ये देख लो इसको ध्यान से। कोई तलपड़े ने कोई विमान नहीं बनाया था। ये साफ-साफ ये बातें यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाती हैं और इस चीज़ें कह देती हैं। बाकी इस रिसर्च पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस पर मैंने डिटेल में भी 2 वीडियो बना रखी है। आप लोग वीडियो 15 और वीडियो 19 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं साइंस जर्नी पे, वहाँ से आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने इस रिसर्च पेपर को डील भी किया है। तो अब इसके बाद से क्या होता है कि इन लोगों के पास जब कोई पॉइंट नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है कि भई ये गलत हो गया, अब तो राजीव दीक्षित यहाँ पे पूरी तरह से गपोड़ा साबित हो गया, अब क्या हो? तो अब ये एक नया झूठ फैलाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि एक चैनल है हिस्ट्री चैनल नाम का, हिस्ट्री टीवी करके था, अब हिस्ट्री आजकल नाम से आ रहा है। तो उसने क्या किया है कि एंशिएंट एरोप्लेन नाम से या एयरक्राफ्ट नाम से इस तरह से करके एक उसने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया है। दरअसल वो मौज लेता है। पूरी दुनिया में जितने भी अंधविश्वासी लोग हैं, सभी लोगों के अंधविश्वास को दिखा के और उनकी खूब मौज लेता है, और ये सब सोचते हैं कि उनकी तारीफ हो रही है। तो उसने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को मैं दिखाता हूँ। तो एक्चुअली में उसने क्या किया कि एक एयरक्राफ्ट दिखाता है, एक तो वो क्या करता है कि एक दिखाता है, छोटा-सा एक डिज़ाइन दिखाता है और उसमें प्रश्न पूछते हैं सब। क्या प्रश्न पूछते हैं कि भई आपने तो वो उड़ा दिया है, विमान बना दिया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तरह की कहानी गढ़ने लगता है कि हाँ, हमने विमान बना दिया, ये क्या है? लेकिन कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। At Irvine, April, to have देखिए, been formally set to writing in 5 आपने यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक टब है। इस टब के अंदर एक छोटा-सा एक मॉडल रखा हुआ है। एक बड़े-सा जो इनका टब है, उसके भीतर एक छोटा-सा मॉडल रखा हुआ है। इसको बता रहे हैं सब कि ये जो चीज़ है ना, बनाई गई है किससे? तो यही इंडियन हिंदू टेक्स्ट से। अब ये इतना बड़ा मौज लेता है ये इन अंधभक्तों की, क्या मौज ले रहा है? इस डिज़ाइन को ध्यान से देखिए। इस डिज़ाइन में कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे विंग्स हो या फिर कहीं पे फैन वगैरह हो जो इसको बैलेंस करते हो? नहीं। ये बस दिखाएगा कि एक साइड से, यहाँ से एक इसने लगा दिया है डंडा, और इस डंडा को इसमें घुसाड़ कर रख दिया है, और फिर ये कहेगा कि यहाँ पे ना कितना भी विंड प्रेशर हो, ये हो, तब भी ये स्टिल रहता है। उड़ते हुए भी नहीं दिखाएगा कि अरे छोटा तुमने बना लिया है तो उड़ा के ही दिखा देता है, उड़ाते हुए भी नहीं दिखाएगा। बस वहीं पे वो खड़ा रहेगा, ये भी कुछ-कुछ गप हाँक देंगे अंधभक्तों के लिए, अंधभक्त इसी में खुश हो जाएँगे कि हाँ, बन गया, बन गया। अबे गधो, जब कोई विमान बनता है तो ये म्यूज़िक और ये जो टीवी कॉमेडी शो में नहीं बनता है। वो किसी एरोप्लेन की जो रिसर्च जहाँ होती है, वहाँ पे बनता है, और उसकी सैंपल बनती है, छोटा मॉडल बनता है, फिर बड़ा मॉडल बनता है और फिर लॉन्च होता है। पूरी दुनिया 1903 से आज पता नहीं कहाँ से कहाँ इतने हाई स्पीड और इतने बेहतरीन फाइटर जेट्स बना रही है, और तुम गधे इस छोटे से एक कॉमेडी चैनल है, हिस्ट्री बेसिकली ये प्रोपेगेंडा चैनल है, नाम ही बस इसका हिस्ट्री है। तो ये एक छोटा-सा मॉडल दिखा के इसी में खुश हैं कि विमान बना लिया गया, कौन से टेक्स्ट से? द हिंदू टेक्स्ट से। कौन से हिंदू टेक्स्ट से? कोई मतलब ही नहीं है।
मतलब इनका इशारा वही है कि ये जो भारद्वाज का जो अभी बात हो रहा था उससे ये बना लिया गया है। अब ये बना लिया गया है, ये आपको दिख रहा है ये जहाज है, कौन-सा जहाज है? पानी वाला जहाज है, पनडुब्बी है, क्या है ये? मतलब न तैर रहा है, न उड़ रहा है, बस वहाँ पे एक टाँग दिया है और ऊपर से ये 2 गपोड़े जो हैं गप छान रहे हैं। आगे अभी सुनिए इसमें। It's connected to this boom. The armature has a force gauge on it. We're going to have airflow go past it at about 50 miles. So we're going to measure and it starts to अबे इसको तो उड़ा के दिखा देते तुम कि ये बना है तो उड़ रहा है। सामने से एक पंखा चला दिया, बल रहा है कि कितना भी तेज विंड आ रहा है तब भी ये स्टिल है। अबे गधे वहाँ पे एक नॉर्मल सा पत्थर भी रख देगा तो वो भी वैसे ही स्टिल रहेगा, वो भी वैसे ही पड़ा रहेगा, उस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुझे उड़ाना नहीं है तो पत्थर रख देता उसकी जगह पे। गधे बेवकूफ। इसी वीडियो को दिखाकर जो अंधभक्त हैं वो आके कमेंट करते हैं मेरे वीडियो 15 में और वीडियो 19 जिसमें मैंने विमान शास्त्र बना रखा है साइंस जर्नी पे, उस पे कि भाई हिस्ट्री चैनल देख लो, वो क्या झूठ बोलेंगे, वो तो विदेश के हैं, अमेरिकन है, वो क्या झूठ बोलेंगे। अबे गधो, कॉमेडी और भूतहा फिल्में सबसे ज्यादा हॉलीवुड में बनती हैं। भूत प्रेत नहीं होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा भूतहा हॉरर फिल्में वहीं पे बनती है, देख कर सबको डरा देती है। इसका मतलब क्या वो सही हो गया? अबे यहाँ पे तुम्हारी मौज ले रहा है गधे, यहाँ पे उड़ा के नहीं दिखा रहा है। और ये कौन है? ये कमेंट्री करने वाले हैं, ये कोई एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे ये रिसर्च चल रही है। तो आप लोग यहाँ से क्लियर समझ गए होंगे कि विदेशी भी इन अंधभक्तों की किस तरह से मौज ले रहे हैं। अब इसके बाद से एक और आता है कि भाई ये लोग जो है ना एक और बात कहते हैं कि रामायण में आ गया है पुष्पक विमान का जिक्र। अब उस समय विमान नहीं था तो वाल्मीकि को कैसे पता चल गया विमान के बारे में? भाई विमान शब्द भी उनने दिया है, कैसे पता चल गया बिना विमान के ही? इसका मतलब विमान था। तो आज मैं उसकी भी सच्चाई दिखा देता हूँ। पूरी आज सच्चाई दिखाऊँगा। आज बिल्कुल मैं इन लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। आज पूरा जान ही लीजिए इनका काला चिट्ठा क्या है। दरअसल जो रामायण है उसमें विमान की बात ही नहीं है। वहाँ का जो लेखक है, जो राइटर है, जो भी है, वैसे तो इन्होंने मुस्लिम शासनकाल में बैठ के लिखा है और रामायण तो आप सभी जान गए होंगे कि चोरी का माल है। बुद्धिस्ट जातक कथा में से, दशरथ जातक कथा से चुराया गया है, कुछ जैनियों का रामायण से चुराया गया है, तब जाके इसको लिखा गया है। तो लिखने वाले को तो विमान-उमान के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जो बातें कहेगा पूरा मैं दिखा देता हूँ, रामायण में जो ज़िक्र आया है। बेसिकली उसका ज़िक्र तभी आता है जब रावण जो है सीता का हरण करने आता है। और जब सीता का हरण करने आता है तो वहाँ पे उसके विमान के बारे में पूरा बताता है कि क्या था क्या नहीं था। तो मैं एक-एक श्लोक दिखा दूँगा। ये अरण्य कांड का है। अरण्य कांड में जब वो आता है रावण, और मैं जिस रामायण का हवाला दे रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो। ये 1927 का है, इलाहाबाद से। प्रकाशक थे राम नारायण लाल और इसको अनुवाद किया था चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा ने, एमआरएएस थे उस समय के। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, कुछ वैसा मत समझ लीजिएगा किसी दूसरे का है और ये पुराना है। तो इसीलिए इसको थोड़ा वैलिड है, क्योंकि आजकल तो ये कुछ भी बदले जा रहे हैं, मतलब अर्थ भी बदल दे रहे हैं। तो ये पुराना है तो थोड़ा इसकी वैलिडिटी सही भी है। और दूसरा चीज़ कि किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है, चतुर्वेदी ने किया है, कोई ऐरा-गैरा ने नहीं किया है कि आप कह देंगे कि नहीं-नहीं ये तो मिलावट कर दिया होगा। तो यही चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा भी है, चतुर्वेदी भी है और शर्मा भी है। अब पता नहीं कैसे शर्मा भी हो गया, चतुर्वेदी हो गया, वो आप जाने। आप चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो जो सर्ग 48 है अरण्य कांड का, उसका जो दूसरा आप श्लोक देखेंगे तो उसमें क्या कहता है उसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। मतलब रावण जो है वो बता रहा है सीता से, हे सुंदरी तेरा भला हो, मैं कुंवर का सौतेला भाई हूँ, मेरा नाम रावण है, मैं 10 शीश वाला और बड़ा प्रतापी हूँ। तो देखिए इसने बता दिया कि मैं कुंवर का सौतेला भाई हूँ। इसी के चौथे में, जो चौथा ये श्लोक आपको दिख रहा है, इस चौथे श्लोक में रावण बताएगा कि मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर को कारण विशेष वश युद्ध में क्रुद्ध हो अपने बल विक्रम से जीता है। तो देखिए ये जो है अपने सौतेले भाई जो है उसको बता रहा है कि उसको जीत गया है। और उसके बाद से आप इसी में आगे जो है, जो 5th श्लोक है उसमें क्या लिखता है कि वह कुबेर मेरे भय से भीत हो भरी पूरी अपनी लंका पूरी को त्याग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर जा बसा है। मतलब लंका को छोड़ के कैलाश पर जाकर बैठ गया है। कौन? तो कुबेर।
अब इसके बाद से आगे आप सुनिए छठे में क्या कहता है, उसके सुंदर और इच्छाधारी पुष्पक विमान को मैंने बरजोरी उससे छीन लिया है। यहाँ पे आता है पुष्पक विमान का और पूरा इतिहास यहाँ पे सामने आ रहा है कि रावण क्या कह रहा है कि इच्छाधारी पुष्पक विमान मतलब इच्छाधारी है, जो इच्छा कीजिएगा उसके अनुसार ये चलेगा। तो उसको मैंने बरजोरी छीन लिया है, जबरदस्ती छीन लिया है। मैं उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वो इच्छाधारी पुष्पक विमान की बात हो रही है और उसमें बैठकर वो आकाश में घूमता है। यानी कि रावण ये साफ-साफ कह रहा है कि रावण के पास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे कि पुष्पक विमान बनाता हो, इसने किसी से छीन लिया है और जिससे छीन लिया है वो भाग गया है कहीं। तो भाई जब भी कोई चीज़ बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो बनाती है, मैन्युफैक्चर बनाती है। जब आप रामायण पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि सिर्फ़ रावण उस पे घूमता था और कोई नहीं जाता था। भाई लड़ाई में सब लोग फाइटर जेट और ये इस्तेमाल करते हैं तुम गधे जो है पुष्पक विमान लड़ाई में नहीं इस्तेमाल किए। लड़ाई में घोड़ा पर बैठ के आए थे राम से लड़ने के लिए। इतनी मूर्खतापूर्ण और बेहुदागिरी बातें ये करते हैं। आगे अभी सुनिए अभी और आपको कॉमेडी लगेगी। ये तो अभी शुरुआत है बिल्कुल। अब 49 सर्ग में आ जाइए इसी अरण्य कांड के। इसमें ये नीचे यहाँ पे आ जाइए, इसमें देखिए क्या लिख रहा है। तदंतर रावण का मायामय आकाशचारी बड़ा रथ। अब देखिए यहाँ पर रथ की बात आने लगी। अभी इच्छाधारी था ना, वो विमान था अभी। अब क्या आ गया, आकाशचारी बड़ा रथ जिसमें खच्चर जूते हुए थे। सुना आपने, क्या जूते हुए थे? खच्चर जूते हुए थे। खच्चर मतलब आप समझते हैं ना, घोड़ा और गधे का बीच का एक प्राणी होता है। साइज में गधे से बड़ा होता है और घोड़े से छोटा होता है और उन्हीं के टाइप का होता है। तो उसको खच्चर कहते हैं। वो जूते हुए थे मतलब लगे हुए थे। तो भाई साहब जब ये इच्छाधारी था, आसमान में उड़ता था, तो उसमें खच्चर को लगाने की क्या ज़रूरत थी जूतने की? हैं? ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें लिख रहा है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, जिसके पहिए सोने के थे। अब पहिया की क्या ज़रूरत है? जब वो आसमान में उड़ रहा है तो उसमें पहिए लगाने की क्या ज़रूरत है और खच्चर लगाने की क्या ज़रूरत है? हैं? तो इससे ये पता चलता है कि साफ-साफ पता चलता है कि जो भी लेखक लिखा था उसको विमान के बारे में आइडिया ही नहीं था। वो ये सोच रहा था कि जो रथ होता है ना, जिसमें खच्चर जूते होते हैं, घोड़े जूते होते हैं, यही जो है आसमान में अपने आप उड़ जाता है। जैसे आँख बंद कीजिए, हवा में सोच लीजिए कि मैं उड़ रहा हूँ। हवा में सोच लीजिए मैं अमेरिका पहुँच गया, ब्रिटेन पहुँच गया, सिंगापुर पहुँच गया। ऐसे ही बस उसी तरह की गप हाँक रहा था। इसका रियलिटी से क्या लेना-देना है? एक तरफ बता रहे हो इच्छाधारी है, दूसरा बता रहे हो कि उसमें खच्चड़ भी जुता हुआ है, उसके पहिए भी हैं। अबे गधे, उसे फ्लाइट ऊपर से नीचे लैंड कराते थे क्या पहिए से? और खच्चर की क्या वहाँ पे ज़रूरत थी? तो इ इससे ये पता चलता है कि उस राइटर को ये भी आइडिया नहीं था कि बिना जानवर के कोई गाड़ी चल उड़ भी सकती है, ये भी इनको नहीं पता था। अब इसी 49 सर्ग में अब 22 और 21 श्लोक देख लीजिए। इसमें और आपको कॉमेडी लगेगी। इसमें क्या है, फिर गोदी में उठा सीता को रथ में बैठा लिया। मतलब सीता का अपहरण कर रहा है तो गोदी में उठा लिया सीता को और बैठा दिया अपने रथ पे। यहाँ पे विमान की बात नहीं आ रही है, रथ की बात आ रही है। उस समय रावण द्वारा ये कह के ये चलो इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, आगे अभी बढ़ते हैं। अब 23 और 24 श्लोक देखिए। रावण छटपटाती छटपटाती सीता को लेकर रथ सहित आकाश मार्ग से चल दिया। अब देखिए आकाश मार्ग से चल दिया मतलब आसमान से जा रहा है। और आपने ये तो सुन ही लिया था कि उसमें खच्चड़ भी जुटे हुए थे, उसमें सोने के पहिए भी थे और अब वो आकाश मार्ग से भी जा रहा था। अब आगे देखिए और इसकी कहानी सुनिए। अब 51 सर्ग में आ जाइए। अब वहाँ पे जटायु रोक रहा है तो उसकी कहानी सुनिए। यहाँ पे भी पुष्पक विमान का ज़िक्र है, यहाँ पे और आपको मज़ा आने वाला है। उस बलि जटायु ने रावण का सुवर्णमय दिव्य कवच तोड़ अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते हुए खच्चरों को मार डाला। समझा आपने क्या कह रहा है? अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते हुए खच्चरों को मार डाला। मतलब जो उसमें खच्चर लगे हुए थे वो दौड़ रहे थे, खूब अति शीघ्र दौड़ रहे थे, उनका मुंह पिशाच जैसा था, उनको जटायु ने मार डाला। मतलब रथ ऐसे नहीं उड़ रहा था, उसको कोई उड़ा रहा था। कौन उड़ा रहा था? तो उसमें जो खच्चर लगे थे वो उड़ा रहे थे। यानी कि राइटर को अभी खुद ही कंफ्यूज है कि वो रथ को उड़वाना है कि खच्चरों से उड़वाना है, क्या कह रहा है उसको खुद ही कंफ्यूज है।
उसको ये बताते हैं कि रामायण में विमान शासक था। अबे गधो, अभी कभी पढ़े हो अपने रामायण की किताब को? वाल्मीकि रामायण कभी खोल के पढ़े हो गधो? पढ़ लिए होते तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करते। इसीलिए मुझे खोल-खोल कर तुम्हें दिखाना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो और आके यहाँ पे कथा कहानी गढ़ने लगते हो कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान था तो भारद्वाज विमान शास्त्र था। अब इसमें आगे देखिए, 17 नंबर श्लोकार्थ। फिर इच्छागामी अग्नि के समान चमचमाता और मड़ियों के बने पावदानों से युक्त तथा जिसके जुए में 3 बांस लगे हुए थे, ऐसे रावण के बड़े रथ को जटायु ने तोड़ डाला। अब देखिए, वो रथ था, विमान-उमान की नहीं बात हो रही है, कि वो रथ था, उड़ भी रहा था, उसमें बांस भी लगे हुए थे। 3 बांस, जुआ, जुआ उसको कहते हैं जिसमें घोड़े या खच्चर को बाँधा जाता है, जिस कारण से वो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें 3 जुए लगे हुए थे, 1 नहीं 3। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो लेखक है, इसको विमान का आइडिया ही नहीं था। जो भी लेखक लिखा है रामायण को, उसको कतई नहीं आइडिया था। वो अभी भी घोड़े को उसमें जुड़वा रहा है, खच्चर को जुड़वा रहा है, बस ये कल्पना कर दे रहा है कि वो उड़ रहा है। इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। आगे देखिए, अब 19 नंबर श्लोक देखिएगा इस 51 सर्ग का, अरण्य कांड का, तब पूरा क्लियर कट आपको पूरा फैक्ट पता चल जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर महाबली पंचीराज जटायु ने अपनी चोंच के प्रहार से रावण के सारथी का बड़ा सिर भी काट डाला। अभी तक आपने सुना होगा कि रावण अकेले आया था, उड़ा के लेके चला गया। लेकिन इसमें अब क्या बात आ रही है कि सारथी भी एक था। घोड़े खच्चर भी जुते हुए थे, अब पहिया भी था। अब तो देखिए, अब सारथी को भी मार डाला, उसका सिर काट डाला। किसने? तो जटायु ने। मतलब सारथी उड़ा रहा था, तो किस बात का इच्छाधारी विमान, जब उसमें सारथी की जरूरत पड़ रही है? अबे सारथी इच्छा करेगा, या जो बैठने वाला है रावण वो इच्छा नहीं कर सकता है? तो इतनी मूर्खतापूर्ण, और ये खुद में ही जो लेखक लिख रहा है ना, उस गधे को इतना ही नहीं पता है कि लिख क्या रहा है। मतलब विमान के बारे में लिख रहा है कि रथ के बारे में लिख रहा है, क्या लिख रहा है उसको यही नहीं पता है। और सब हम जानते हैं कि ये मुस्लिम शासन काल में ब्राह्मणों ने बैठ के लिखा है। अब आगे देखिए, 20वां श्लोक में क्या लिखा है। जब रावण का धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया और घोड़े तथा सारथी मार डाले गए। देखिए अब यहाँ पे क्या कह दिया इसने कि घोड़े मार दिए गए, मतलब खच्चर से अब घोड़े पर आ गया कि घोड़ा मार दिया गया, रथ को भी नष्ट कर दिया गया। विमान की बात ही नहीं हो रही है। पता नहीं कौन गधे ने बता दिया है कि विमान शास्त्र और विमान इसमें था, पुष्पक विमान था। बेवकूफों ने, झूठ बोलते हैं। अरे इस लेखक को पता ही नहीं है कि विमान क्या होता है। ये तो रथ बना दिया है, बस उसी को आसमान से उड़वा रहा था। तो ये क्या लिख रहा है कि तब रावण सीता को अपनी गोदी में लिए हुए भूमि पर कूद पड़ा। तब फिर से अब रावण जो है सीता को गोदी में उठा लिया और जमीन पे कूद गया। मतलब अब इसके सारथी भी मर गया, घोड़े भी मर गया, रथ भी टूट गया। मतलब इसका जो पुष्पक विमान था उसको जटायु ने तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, तभी तो ये नीचे कूद पड़ा सीता को लेकर। अब आगे 21 नंबर देखिए। सवारी नष्ट होने के कारण रावण को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख समस्त प्राणी वाह वाह कहकर जटायु की प्रशंसा करने लगे। मतलब ठीक है, आगे अब देखिए 22 नंबर। पंछीराज जटायु को बुढ़ापे के कारण थका जान रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और सीता को लेकर फिर आकाश मार्ग से चल दिया। तो देखिए, सब चीज आपने पढ़ लिया कि रथ भी टूट गया और घोड़ा सारथी वारथी सब तोड़ तोड़ के मार दिए गए, सब चीज खत्म हो गया। तो अब जो है जटायु थोड़ा बूढ़ा था तो थक गया, तो रावण सीता को उठा के ऐसे ही आकाश मार्ग में चल दिया। कहीं नहीं मेंशन है कि दूसरा पुष्पक विमान आ गया, कि नया जो है नया पुष्पक विमान इसने इजाद कर लिया, बना लिया, कोई चर्चा नहीं है। ऐसे ही उठा के चल दिया। अरे लेखक जो था वो गप हाँक रहा था, कहानी हाँक रहा था। ये सब सही घटना नहीं है कि यहाँ पे वो बताता कि हाँ भाई कहाँ से पुष्पक विमान आया या पुष्पक विमान बनता था। अबे वो खुद से ही लेके गोदी में उठा के लेके आसमान में उड़ जा रहा है, हैं? पुष्पक विमान की भी इसको नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत पड़ेगी? वो तो लेखक की कल्पना है ना, जैसे मन करे वैसे उड़ा दे। तो ये जो मूर्ख कहते हैं ना कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, उनको पकड़कर धोने की जरूरत है कि गधों पहले अपना किताब सही से पढ़ लो। कोई पुष्पक फुष्पक विमान इसमें नहीं है। वही घोड़े खच्चर वाले रथ हैं जिसको लेखक जो है ऐसे ही उड़ा दे रहा है सुविधा के लिए, अपने कहानी को और थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए। इसके बाद से ये जो इन लोग प्रोपगंडा फैलाते हैं ना विमान शास्त्र का, इसमें ये क्या करते हैं कि अभी एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा और आपको मजा आएगा।
जो हिस्ट्री चैनल की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ दिखाता है कि ये क्या करते हैं ना, प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं ना हिस्ट्री चैनल वाले, उस प्रोपेगेंडा को मैं थोड़ा-सा और दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये देखिए इसको। of इस California at Irvine. हाँ, लास्ट में आइए। Is it possible that by studying the ancient Indian देखिए, ये दिखा रहा है ना ancient उड़ते हुए। astronaut theorists इसको ध्यान से suggest देखिए, that the ये texts देखिएगा। may also contain details for advanced spacecraft? देखा आपने? ये जो है, जो कुषाण काल की जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो लोग चित्र बनाते थे, ऊपर धमचक्र जैसा बनाते थे, तो इन चित्रों को दिखाकर इसको क्या किया, इसने थोड़ा-सा हाइलाइटेड करके इसको बताने की कोशिश किया है कि ये विमान है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इस चीज़ को फिर से देखिए एक बार। Theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. देखा आपने? नहीं देखा है तो एक बार फिर से। तो ये चीज़ आपने देख लिया होगा कि ये हिस्ट्री चैनल वाले किस तरह से इन बेवकूफ़ों को इनको पता है कि भारत में अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए इस तरह का चीज़ करते हैं। अब ये जिस तरह से इसने दिखाया है, जो चीज़ इसने दिखाई है, इस तरह के बहुत सारे हम लोगों के पास सबूत मौजूद हैं, और वैसे आर्किटेक्ट हम दिखाकर हम भी बोल सकते हैं कि ये तो विमान ही विमान है। आप इस चित्र को ही देख लीजिए। ये चित्र ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको रिलिक्स दिख रहे होंगे। अगर फ़ोटो आपको पता नहीं क्लियर, विज़िबिलिटी क्लियर है या नहीं है, तो इसको मैं देख हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर टॉप पर देख सकते हैं। तो टॉप पे ये आपको जो चीज़ दिख रहा है, ये हिस्ट्री चैनल वालों का बस चले तो इसको भी ये विमान बता देंगे कि ये विमान बना दिया था, और ये नीचे इसको लेकर टाँग कर लेकर जा रहे थे। और पूरा इसको दिखा के भी इसको बता देंगे कि ये विमान है और बुध को विमान से उड़ा कर ले जा रहे हैं। इन लोगों का काम ही है इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाना। अब इस चीज़ को देखिए, ये जो है स्तूप है, और इसको भी बता देंगे। अगर वो लिंगम पुरुष होगा ना, एक साउथ का लिंगम पुरुष है, उसका क्या प्रवीण गुपड़िया, प्रवीण क्या नाम है उसका? प्रवीण मोहन, हाँ। तो इसको देख के वो बता देगा ये लिंगम लिंगम है, कि लिंगम नाम ही उसका नाम लिंगम पुरुष हमने रख दिया है। लेकिन ये स्तूप है, आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट स्तूपा है कुषाण वंश का, गंधारा कलाकृति है। और ये जो होगा हिस्ट्री वाला, ये बता देगा कि ये क्या है, ये सब विमान हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसके ऊपर 5 विमान बैठे हुए हैं। ये उसको उड़ा के लेकर जाएँगे, और ये दिखा देगा ये घोड़े-वोड़े हैं, सब उड़ा के ले जा रहा है। प्रोपेगेंडा है बेसिकली, ये लोग सब चीज़ जानते हैं, लेकिन अंधभक्तों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो बुद्धिस्ट कलाकृतियाँ हैं, उन्हीं में से धम्मचक्र को दिखाकर, उनके स्तूपों को दिखाकर ही बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हिंदुओं की हैं, और ये विमान है, ये है। वो कुछ भी जोड़कर अंधभक्तों को अंधभक्त बनाए रखना है। अब इस पर जो हमारे भारत के लोग हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो भी कम नहीं है। हम जानते हैं कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसमें से 90% ब्राह्मणवादी लोग हैं। अब इन लोगों ने हवाईज़ादा नाम की एक फ़िल्म भी बना दी है। पहले फ़िल्म इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा ब्राह्मणवादी लोग नहीं थे। पुरानी फ़िल्में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फ़िल्में भी मिल जाएँगी, सच्चाई को करती। लेकिन पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि ब्राह्मणवादी लोग ज़्यादा घुस गए हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो ये हवाईज़ादा मूवी बना दी है इन लोगों ने, इसी विमान शास्त्र को जायज़ ठहराने के लिए। इसमें भी वही फर्जी और गपोल गाथा दिखा दी गई है। तो अब जो बंदा इतना क्रिटिकल स्टडी नहीं किया होगा, जो रिसर्च पेपर नहीं पढ़ता होगा, उसको तो कहीं पता ही नहीं चल पाएगा कि भारत में विमान बना था, कि फेक न्यूज़ है, कि क्या है। और ये गपोड़ी लाल इस तरह से फ़िल्में बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरेंगे कि हाँ, देखो हमारे यहाँ बन गया था। अब जिसने फ़िल्म देखा होगा वो तो सही में मान लेगा कि हाँ, सही में